राधिका राजे गायकवाड़ का स्वागत है। भारत को रॉयल्टी के बारे में क्या जानना चाहिए? दृश्य दिखता है कि अगर आप कह रहे हैं राजी परिवार की, मुकुट होगा, तलवार होगी, घोड़े होंगे, थोड़ी नाचने वालियां भी होंगी, लेकिन जो इतिहास है वो एक मूवमेंट ही उभर के आया था कि रॉयल्टी इज बैड। ऐसा इमेज था कि इन लोगों ने हमारा देश बेचा था गोरों को। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में एक पीरियड था जहां सारे प्रिंसली स्टेट्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर सौंप दिया। जब प्रिवी पर्सेस गए, जो परिवार थे राजी परिवार, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। अपनी जो चीजें थी जैसे कि पूजा के बर्तन चांदी सोने के थे या आपके थ्रोन थे, वो लोगों को बेचने पड़े। एक शर्म महसूस होती थी कि आप इस अवस्था में है कि आपको बेच के एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीना है। मराठास के बारे में क्या जाने हो आप भी मराठा हो अभी? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि औरतों को इक्वल दर्जा देते हैं मराठा परिवार, और बहुत ही प्रैक्टिकल लोग हैं मराठा कि वो रस्मों रिवाजों में पिसते नहीं हैं। आज के जमाने में आई फील द मेन रोल ऑफ रॉयल्टी इज टू फॉरवर्ड टूरिज्म। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आजकल अगर आपका पैलेस होटल नहीं है तो इट्स द मोस्ट अनकंफर्टेबल प्लेस टू लिव। क्या महलों के सीक्रेट्स होते हैं? होते हैं ना, हमारे पैलेस में भी है। देयर वर दीज पैलेस इंट्रीग्स होती थी, जैसे कि महारानी ऑफ बड़ौदा राधिका राजे गायकवाड़ आज की टीआरएस गेस्ट है। बहुत सारे सवाल पूछे मैंने उनसे रॉयल्टी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, भारत के बारे में। बहुत ही शांत, कल्चरल, फन एपिसोड है आज का। एंजॉय कीजिए टुडे स्पेशल टीआरएस एपिसोड विद महारानी राधिका राजे गायकवाड़। नमस्ते मैम। बड़ौदा राज्य की महारानी राधिका राजे गायकवाड़ का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है ये। खूब खूब आभारी हूँ मैं कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया, और आशा करती हूँ कि आपके श्रोताओं को भी पसंद आएगा आज हमारी जो चर्चा होगी। अब क्या सोचते हो महारानी शब्द के बारे में? मेरे लिए महारानी शब्द का जो मायना है वो है एक मर्यादा, एक लीडरशिप, नेतृत्व का रोल। आप क्या चाहते हो कि भारत को रॉयल्टी के बारे में क्या जानना चाहिए? क्योंकि कुछ कुछ लोगों की गलत फहमियाँ होती है, कुछ कुछ लोगों के अजम्पशंस होते हैं, पर आप कुछ ऐसे गलत फहमियाँ या अजम्पशंस करेक्ट करना चाहोगी? क्योंकि हमारी एक थोड़ी जेनजी ऑडियंस है, तो जो भी चाहिए बता दो। मुझे लगता है कि रॉयल्टी या आप राज्य परिवार को जो आप कहते हैं, वो केवल एक महल में सीमित एक लोग नहीं है कि आपको ये दृश्य दिखता है कि अगर आप कह रहे हैं राजी परिवार की, मुकुट होगा, तलवार होगी, घोड़े होंगे, और थोड़ी नाचने वालियां भी होंगी। ये हमेशा एक इम्प्रेशन रहा है, और हिंदी सिनेमा ने भी ये इम्प्रेशन ज़्यादा इनकरेज किया है। लेकिन अगर आप देखें जो इतिहास है, राजी परिवार सदियों से चलते आ रहे हैं, और उनको जो प्रेम अभी भी लोगों से, समाज से अभी भी मिलता है, वो यही दर्शाता है कि लोगों के साथ एक अटूट संबंध रहा है राजी परिवारों का। क्योंकि दे वर नॉट फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स कि आप चंद सालों के लिए आप लूटने आ रहे हैं और आप जा रहे हैं। हमेशा लोगों को ऐसा लगता है कि जो अंग्रेज़ आए और जो राजी परिवार थे हिंदुस्तान के, उनके अटूट संबंध थे, और लोगों को सबने एक्सप्लॉइट किया है। हुआ है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ऐसे किस्से नहीं हुए हैं इतिहास में। 550 राजी परिवार रहे हैं हिंदुस्तान में, परंतु आप तो भी देखेंगे कि आज भी अगर कोई रॉयल फैमिली का मेंबर जाता है, अपने लोगों से मिलता है, उसे सम्मान और प्रेम ही मिलता है। और यही एक एग्जाम्पल है, अगर मैं आप बताऊं कि जो संबंध रहा है, और हिंदुस्तान के इतिहास में जो डेमोक्रेसी जब आई, तो इट वाज अ ब्लडलेस
डेमोक्रेसी, वहाँ पे आपको कोई झगड़े नहीं दिखे हैं कि वहाँ पे कोई ब्लडशेड नहीं हुआ है, जैसे कि पार्टीशन में हुआ। 550 स्टेट्स राजवी परिवार जिन्होंने एक वन यूनिफाइड इंडिया के लिए अपने राज्य को का बलिदान किया, उनका एक अस्तित्व का बलिदान किया आप देखें तो, क्योंकि एक आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग थी कि आप एक राजा हैं, आपकी प्रजा है, आपका कुटुंब है, आप सडनली यू आर अ नोबडी। बट इट वाज अ वेरी वेरी पीसफुल ट्रांजिशन एंड मेरे हिसाब से राजू परिवार का यही रहा है कि अडेप्टेबिलिटी रही है। और आप भी एक रॉयल फैमिली से हो जी ओरिजिनली, जी मतलब शादी से पहले, जी तो आई एम श्योर कि बचपन में भी आपने पार्टीशन के टाइम के किस्से सुने होंगे, या आपस में जब परिवार खुद के इतिहास के बारे में बात कर रहा होगा, इस फेज़ के बारे में चर्चा हुई होगी, जी। तो क्या चर्चा होती थी, मतलब उस फेज़ के बारे में? एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो परिवारों में ऐसी बातें होती नहीं थी, क्योंकि ये एक इतना इतिहास का इतना है दर्दनाक एक एपिसोड रहा है। मुझे पार्टीशन के बारे में ज़्यादा पता चला एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। मैंने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा था, मास्टर्ड इन हिस्ट्री, कि अमृता शेरगिल की अमृता प्रीतम सिंह सॉरी की कहानियों से, तो वो एकदम जो दर्द उठता था वो मुझे ऐसी कहानियों से पता चला है, रादर देन फैमिली कॉन्वर्सेशंस। और ये तो अब है कि अब इवन हिस्ट्री इज एक्नॉलेजिंग व्हाट हैपेंड विद पार्टीशन, यू नो। हम तो डिनायल में रहे हैं इतने। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, पर मेरे ख्याल से एक पीरियड था जहाँ सारे प्रिंसली स्टेट्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर सौंप दिया। मैं उसके बारे में भी पूछना चाहता हूँ, इज इट रूड फॉर मी टू आस्क दिस? नो नो, इट्स नॉट एट ऑल रूड। ओके, पर उस फेज की कुछ चर्चा होती है? होती है, क्योंकि आप जब प्रिवी पर्सेस गए, आपने पीसफुली रेलीगेट किया डेमोक्रेसिकली, जी। एंड नोबडी, कोई भी राजवी परिवार नहीं कहेगा कि हमने गलत किया है। हम सब वो दृढ़ निश्चय था, और आज भी वो विश्वास अटूट है कि हिंदुस्तान एक है जी। एंड वी इट नीडेड टू बी अ डेमोक्रेसी। प्रिवी पर्सेस का जब आया मुद्दा 1972 में, इंदिरा गांधी जी ने जब हटाए वो प्रिवी पर्सेस, probably I cannot say उनको जाना was a time for it to go or not, but जो परिवार थे राजू परिवार, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, दे वर नॉट रेडी फॉर इट। तो काफ़ी स्ट्रगल हुआ उसके बाद, क्योंकि वेल्थ टैक्स आ गए, काफ़ी टैक्सेशन हो गया था, तो मुश्किल हो गई हमारे परिवारों को घर चलाने में भी काफ़ी हद तक। और अपनी जो चीज़ें थी, जैसे कि आप कहेंगे कि आपकी पूजा के बर्तन अगर चांदी सोने के थे, या आपके थ्रोन थे, या सिंहासन थे, या आपके घर थे, तो वो काफ़ी लोगों को बेचने पड़े, क्योंकि यू कुड नॉट मेंटेन, टैक्सेशन बहुत हाई था। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि अरे लोगों के सोने चांदी चले गए, वो होता है, मैं उस हिसाब से नहीं कह रही हूँ, मैं इस हिसाब से कह रही हूँ कि काफ़ी लोगों ने उन चीज़ों को गलाना पड़ा, उन चीज़ों को बाहर विदेश में भेजा, क्योंकि एक शर्म महसूस होती थी कि आप इस अवस्था में हैं कि आपको बेच के अपना जीवन, यू नो, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीना है। और अगर यही चीज़ें अगर आज हमारे देश में रहती, कि आज हमारे एक नेशनल म्यूज़ियम में दिखाती, तो वो एक प्रतीक होता कि आपका कल्चरल क्या रहा है, एक हिंदुस्तान की जो झलक दिखती है आपको, कि आपके समाज में किस किस्म की कलाकृतियाँ बनती थी, कि क्या घराने थे, क्या कारखाने थे, क्या हुनर और कला थी हिंदुस्तान में। जी। वो जो एक प्री इंडिपेंडेंस जो था, और काफ़ी ये चीज़ें, जैसे मैंने कहा, ये प्रोत्साहन राजी परिवारों से आता था, तो वो हमने खो दिया। वो चीज़ें कहाँ हैं अब? काफ़ी चीज़ें फॉरेनर्स ने ली हैं, विदेशों ने एक अपने प्राइवेट कलेक्शन में ली हैं, और काफ़ी कौड़ियों के दाम बिकी हैं ये चीज़ें, क्योंकि आप खुलेआम बेच नहीं सकते थे, आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, आप
कम दामों में आप रकमों में बेच रहे थे ये चीज़ें। तो कई कई राजपूत परिवारों ने चीज़ें बहुत खूबसूरत हिंदुस्तान की बनी चीज़ें बाहर गई हैं जो कभी वापस नहीं आएंगी, और काफ़ी चीज़ें गला दी गई हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक किस्सा सुनाती हूँ। बरोड़ा के पास एक सोने की तोप थी, और पोस्ट इंडिपेंडेंस टैक्सेशन की वजह से उसको रखना नामुमकिन हो रहा था, क्योंकि आप बहुत उसकी वैल्यू का ड्यूटी आप पे कर रहे थे, सोने की वैल्यू का ड्यूटी। तो मेरे ससुर जी स्वर्गीय महाराजा रणजीत सिंह गायकवाड़ ने एक्चुअली कल्चर मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट किया था कि आप ये खरीद लीजिए, इतनी खूबसूरत नायाब चीज़ है ये, हमारे हिंदुस्तान में बनी, कोई नहीं बनाएगा ऐसी चीज़, आप खाली गोल्ड के दाम ले लीजिए, क्योंकि हम उसको अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, टैक्सेशन पे करना नहीं अफोर्ड कर रहे हैं। तो वो नहीं लिया उन्होंने, और वो एक्चुअली हैड टू बी सोल्ड टू द मिंट वेयर इट वाज एब्सोल्युटली गला दिया गया। तो ऐसी चीज़ें हिंदुस्तान में हमने खोई हैं। सो पर्सनली मुझे उन चीज़ों का भी ख़राब लगता है, क्योंकि एक जो सेंस ऑफ प्राइड आता है आपको अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता के लिए, वो सब धीरे धीरे ओझल हुआ उसके बाद। ताकि लोग ज़्यादा गहराई से इस पूरे सिचुएशन को समझे, मैं आपको कुछ बहुत बेसिक सवाल भी पूछूंगा। जी बिल्कुल। बेसिक सवाल ये है कि एक रॉयल फैमिली की इनकम पहले प्री इंडिपेंडेंस कहाँ से आती थी और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस कहाँ से आती है, क्योंकि ये सवाल किसी ने पब्लिकली नहीं पूछा है कोई पॉडकास्ट पर। जी एंड मुझे याद है कि लक्षराज सर आए थे उदयपुर के महाराणा, तब बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में यही पूछा था। तो आई एम गेटिंग अ चांस टू टॉक टू रॉयल्टी अगेन। तो ऐसा होता था कि राजे परिवार क्षत्रिय होते थे। जी। तो उनके जो इंस्टीट्यूशंस चलते थे उनसे भी कमाई होती थी, स्कूल्स चलते थे, कॉलेजेस होते थे, एक रेवेन्यू आता था, फार्मिंग होती थी, आर्मी होते थे, तो उन सब से रेवेन्यू आता था। अगर स्टेट लैंड है तो उसमें एक जैसे कि एक रेंट दिया जाता है, फार्मर रेंट देगा, कि आपके जो छोटे किंगडम्स आते थे उनसे एक रेंट रेवेन्यू लिया जाता था, और उससे आपका किंगडम की रीजन को चलाने के लिए लिया करता मतलब था। जिस तरह से गवर्नमेंट देश को चलाती है उसी जी तरह रॉयल फैमिलीज अपने खुद के रीजन्स को चलाते थे। जी ओके, गॉट इट। और मतलब जो भी टैक्स कलेक्शन होती थी वो मेनली फॉर द स्टेट यूज हो जी। जाती थी। अब अलग अलग परिवारों में आई विल ऑल्सो हैव टू एडमिट कि कई परिवारों में अपना ज़्यादा खर्चा लेते थे। मतलब आई कांट से कि हर परिवार हर मेंबर वाज थिंकिंग अबाउट द कम्युनिटी। जी। पर ये एक अपना जो मन में बैठ गया है ना कि रॉयल फैमिलीज की, हिंदुस्तान के जो रॉयल्टी थे वो खाली लगान लेके अपने लोगों को अत्याचार करते थे, वो गलत कॉन्सेप्ट है। बट हाँ, हुए हैं ऐसे राजा महाराजा जिन्होंने लोगों के बारे में इन देयर लाइफ टाइम नहीं सोचा है, पर आगे पीछे मोरलेस अगर आप देखेंगे सारे स्टेट्स वर डेवलप्ड, एंड एक सेंस ऑफ नेशनहुड जो है आज भी was because they were able to feel that community. So when वो जो सरेंडर करा, लॉट ऑफ देम, एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं बरोड़ा स्टेट में तो वो चाहते ही नहीं थे कि हिंदुस्तान का हिस्सा हो। द पीपल डिड नॉट वांट टू, दे ऑलवेज वांटेड कि महाराजा ही उनका यू नो। अभी भी मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड को सरकार बुलाते हैं लोग, वो एक दर्जा अभी भी लोग, इतने पीढ़ियां निकल गई हैं जी। कोई हमारा रॉब नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, हम पॉलिटिक्स में नहीं है, पर तो भी वो एक है प्रेम की लोग हमें सरकार के नाम से बुलाते हैं, जो शायद आपकी दुनिया में सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। एम आई राइट? क्योंकि एक पोजीशन ऑफ पावर है और लोग आपको एज द गवर्नमेंट देख रहे हैं, इन एटलीस्ट इमोशनली स्पीकिंग। आई थिंक गवर्नमेंट से भी ज़्यादा एक लीडर के तौर पे देख रहे हैं। जी। एक कि ये लोग, ये परिवार सदियों से यहाँ है, और अपने लोगों के प्रति उनका एक प्रेम और प्रेम भाव, सेवा भाव है। एक प्रेशर रहता है क्या आप पर एज रॉयल्टी, क्योंकि लोग आपको एज अ लीडर देख रहे हैं? मैं आपको बताऊं, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रेशर था ना, उसके हिसाब से कुछ नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिविटी आई थी उस दिन, उन दिनों
टू क्रिएट अ यूनिफाइड सेंस ऑफ इंडिया, कि एक सामूहिक एक गठबंधन हो हिंदुस्तान के सारे प्रदेशों का, तो उसको लाने के लिए एक पता नहीं क्यों एक मूवमेंट ही उभर के आया था कि रॉयल्टी इज़ बैड, कि राजी परिवार मतलब खराब, अत्याचारी, शोषण करने वाले। आपकी पिक्चरें जब आई थी उन दिनों की पिक्चरें, आप ठाकुर हैं मतलब वो हैं, या आप राजा हैं मतलब आप के शिकार करने निकले हैं, आप जाके यू नो दैट यू आर एरोगेंट, दैट यू आर डिबॉच्ड, आप शराब पीते हैं, और मतलब वही एक इमेज ऐसा जहन में बैठ गया था लोगों के। क्यों पर? आई थिंक वो एक नेशनलिज्म का जो एक दौर उठा, जी। उसमें एक यूनिफाइड आइडेंटिटी करने के लिए जो भी आप डिसलॉज कर रहे थे उसको आप डिमोनाइज कर रहे थे। तो वेदर आप कॉलोनियल पावर को भी आप हटा रहे थे, एंड दैट इज देयर इज नो क्वेश्चन कि वो जाना ही था, और वैसे भी रॉयल्टी भी जाना ही था, पर वो जो प्रोग्रेशन में जो भी कंट्रीब्यूशन या रेलेवेंस रहा था अब तक इतने सदियों का, उसको एकदम ही नीलाम कर दिया गया। जी। उन दिनों तो राजवी परिवार कहने में भी कतरा थे कि हम रॉयल हैं, क्योंकि एक ऐसा इमेज था कि इन लोगों ने हमारा देश बेचा था गोरों को। ये एक फॉल्स स्टीरियोटाइप है। बिल्कुल। आई थिंक ओवर आर्चिंग कॉन्वर्सेशन यहाँ इनकम की एक्चुअली हो रही थी। आप जी पूरे जी जी वो आपने प्री इंडिपेंडेंस इनकम के बारे में समझाया। जी फिर 1972 में वो प्रिवी पर्सेस जी हटा दिए गए। हटा दिए जी गए। बहुत रॉयल फैमिलीज को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जी फिर क्या हुआ? क्योंकि जितना मैं समझता हूँ उस पूरे टॉपिक को, आई बिलीव कि पिवट्स हुए रॉयल फैमिलीज में। किसी ने होटल स्टार्ट कर लिए, जी। किसी ने और बिजनेसेस स्टार्ट कर लिए। जी तो इस फेज के बारे में भी समझाइए। क्या आप लोग आपस में बैठकर आपने स्ट्रैटेजीज बनाए, या मतलब बिकॉज हु वुड यू गाइस टॉक टू? आई थिंक ऐसा दौर चला कि सब इन्वर्ट ही गए। वो ऐसा नहीं था कि एक यूनियन बन गया रॉयल्टी का कि चलो एक साथ हम ये सुलझाते हैं। ऐसा नहीं था। आई थिंक सब अपनी तरफ से अपने प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, और रॉयल्टी का यही इतिहास में इतने अगर सेंचुरीज आपने एक लीडरशिप का रोल लिया निभाया है, मतलब आप अडेप्टेबल हो, यू आर ओपन टू चेंज। नहीं तो कोई भी इंस्टीट्यूशन इतने सदियों ही सदियों नहीं चल सकता। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के इतिहास में 550 से ज़्यादा रॉयल राजवी परिवार स्टेट्स होने के बावजूद आपको एक भी किस्सा नहीं मिलेगा जहाँ पे एक कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट या रिवोल्ट लोगों की तरफ से, उनके राजी परिवार की तरफ से। जैसे कि आप देखेंगे चाइनीज़ रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, आजकल आई मीन मोस्ट ऑफ यूरोप के रॉयल फैमिलीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। रशियन रेवोल्यूशन, क्योंकि इतने अत्याचारी थे उनके मोनार्क्स, उनके राजा रानियों, कि उन्होंने उनको एकदम ही मतलब नीलामी कर दिया। परंतु हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था, क्योंकि एक रिश्ता था कायम, और वो अभी भी है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ अडेप्टेबिलिटी एंड चेंज एंड कीपिंग योर ईयर टू द ग्राउंड, कि मेरे लोगों को क्या चाहिए, समाज में क्या परिवर्तन लाना है। और उसी हिसाब से कई राजी परिवारों ने अपने प्रॉपर्टीज़ को होटल्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि वो एक ज़रिया था कि आप वो प्रॉपर्टी मेंटेन हो। वो जो कुटुंब और परिवार जो उस पैलेस पे डिपेंडेंट थे, निर्भर थे, वो उनका लाइफ कंटिन्यू हो। क्योंकि क्या होता था कि आपका महल है या आपका गढ़ है, आपका कासिल है, उसमें खाली ये नहीं था कि वो राजा रानी रह रहे हैं और 500 नौकर हैं। ऐसा जो मन में आपके दृश्य आता है यूजुअली जब आप बात करते हैं। वहाँ पे आपके जो स्टाफ था, कि सिक्योरिटी स्टाफ था, फिर उनका परिवार रहता था, उनके बच्चों को काम दिया जाता था। वो मतलब एक इंस्टीट्यूशन था, कि एक पैलेस वाज एक्चुअली एन इंस्टीट्यूशन विच वाज गिविंग एम्प्लॉयमेंट एंड सेफ्टी सिक्योरिटी टू मल्टीपल फैमिलीज। उसमें विडोज आके रहती थी, गर्ल्स थ्रोन आउट ऑफ देयर होम्स, ऑर्फन्स वर रेज्ड। एक ऐसा कुटुंब का एक एटमॉस्फेयर रहा करता था। मैं खुद पैसे कमाता हूँ, मैं मोस्टली उन सारे पैसों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में डाल देता हूँ।
पर जो रॉयल्टी होती है, आई वुड अज्यूम कि बहुत जनरेशन से ग्रेजुअली खुद की पर्सनल फाइनेंस करती आ रही है, इन टर्म्स ऑफ आप इनहेरिट करते हो। तो क्या आपके दादा परदादा उनके दादा ने भी एक पर्सनल फाइनेंस की गेम खेली थी? मतलब हैड दे आल्सो गिवन द मनी फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो होती ही थी, एंड आपके बेस्ट एडवाइजर्स होते थे उसके लिए। जी। क्योंकि आपको, अगर आप खाली अपने घर परिवार नहीं चला रहे थे, यू वर रनिंग कंट्री। उन दिनों तो आपका योर स्टेट वाज योर कंट्री, तो आपको उसको एफिशिएंटली चलाने के लिए आपको मनी मैनेजमेंट करना ही था आपका। जी। आपका एंड बड़ौदा का तो मैं क्या कहूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा वो सेटअप बाय महाराजा साहजी राव, तो ये फॉरवर्ड थिंकिंग हुआ करता था। एंड हर, आप ज़्यादा करके देखेंगे तो ऑल रॉयल फैमिलीज़ का एक बैंकिंग सिस्टम हुआ करता था, एक इन्वेस्टमेंट सिस्टम हुआ करता था। और एक जब आप, बिकॉज आप पर्सनल फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं कि जब एक बच्चा पैदा हो घर में, राजवी परिवार में, तो एक अकाउंट खोला जाता था विद अ स्मॉल, आई मीन वॉट एवर सूटेबल इनकम, और वो पूरा लाइफ वो एक अकाउंट से ही पेमेंट हुआ करता था सारा। प्रैक्टिकली ये मैंने वाकानेर में भी सुना है और बड़ौदा में भी, कि एक जब या बेटा या बेटी पैदा होते थे तो एक अकाउंट चालू कर दिया करता, और उसका जो इंटरेस्ट था फिर उनके शादियों तक वो चलता था, फ्रॉम देयर एजुकेशन टू देयर मैरिज, वो एक इनकम होता था। और जब वो शादी होती थी और जो पैसा उसमें से बच जाता था वो ब्राइड को दिया जाता था, एक सेविंग्स और एक सिक्योरिटी फॉर दी, अगर बेटी का अकाउंट है तो बहू के लिए, और अगर बेटी का अकाउंट है तो बेटी के लिए। तो एक बिल्कुल सिस्टमैटिक और प्रैक्टिकल वे ऑफ गोइंग अबाउट फाइनेंसेस। यस। प्रोफेशनली स्पीकिंग, आज के ज़माने में आई फील द मेन रोल ऑफ रॉयल्टी इज टू फॉरवर्ड टूरिज्म। एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल रोल है, एंड भारत को भी उसकी एक नीड है अब। जी। डू यू गाइज लुक एट इट द सेम वे? हाँ, मैं सहमत हूँ आपके इस विचार से, क्योंकि इससे कई चीज़ें होती हैं। एक तो जो आपकी सभ्यता संस्कृति है, आपकी इमारतें हैं जी। वो हिफाजत रहती हैं, और जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो महफूज रहते हैं, एक इनकम का जरिया रहता है। और जो एक मोस्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन, जैसे आप जानते हैं, वो वर्बली पास ऑन होते हैं। हमारा हिंदुस्तान कल्चर ऐसा रहा है कि वो ज़्यादा वर्बली लिखने की हमारे ट्रेडिशन नहीं रहे हैं इतने। जी। आप फादर टू सन शागिर्द, ऐसे ही आपके सारे ट्रेडिशन, आप या घराने हों या आपके परिवार के जो रस्म व रिवाज हों, वो ऐसे पास ऑन होते थे। तो अगर आज मैं ना करूं ये, तो मेरी बेटियां नहीं सीखेंगी। तो इसलिए हम अपनी छोटा प्रयास रहता है हमेशा कि हम ये ट्रेडिशंस और कल्चर जिंदा रखें। आप अपने बच्चों को सिखाते क्या हो रॉयल्टी होने के बारे में? क्योंकि आपने भी आपके माता पिता से बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। जी। तो वो नॉलेज ट्रांसफ़र कैसा होता है? क्या क्या होता है नॉलेज ट्रांसफ़र का? तो मैं आपको बताऊंगी रणवीर, मेरा तो बहुत ही खुशहाल चाइल्डहुड रहा है, और बहुत ही कंप्लीट बैलेंस चाइल्डहुड रहा है। जी। क्योंकि दो मैं राजवी परिवार से बिलोंग आती हूँ। मेरे फादर का IAS ऑफिसर रहे हैं, तो मैं दिल्ली भोपाल वगैरह काफ़ी ऐसे हमारा ट्रांसफरेबल जॉब हुआ करता था। तो एकदम ही गवर्नमेंट सर्वेंट टाइप का एक लाइफ रही है। और स्कूल जाना ऑटो रिक्शा में, बस में, और फिर छुट्टियां होती थी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, जहाँ पे बाथरूम इतने बड़े होते थे कि पूरा आपका गवर्नमेंट हाउस उसमें फिट हो जाए। तो वो बैलेंस रहा है। सो बचपन से वो मैंने देखा है। आज मैं नहीं कह सकती हूँ कि मेरे बच्चों को एग्जैक्टली दैट लेवल ऑफ एक्सपोजर मिला है, जी। क्योंकि वो दे हैव ग्रोन अप इन बड़ौदा इन द पैलेस। एंड आप जितना भी उनको रेगुलर ट्रीटमेंट दें, उनको आप नॉर्मलसी में रेज करें, वो तो होता ही है कि कहीं ना कहीं आपको लोग पहचानते हैं। तो स्कूल में मे बी कब शायद कहीं स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाए, या लोगों के यू मे बी शेल्टर्ड और गिवन दैट स्पेशल ट्रीटमेंट। तो हमारा कॉन्शियस एफर्ट, मेरे हस्बैंड समरजीत सिंह और मेरा यही रहा है कि बच्चों को जितना हो रफ एंड टफ करना है। सो वो बैलेंस रहना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू बी इन वॉट एवर सर्कमस्टांसिस लाइफ टेक्स यू।
क्या रॉयल्स की शादी सिर्फ रॉयल्स के साथ होती है? मतलब प्रेफरेबली आई थिंक मैं ये कहूँगी कि फैमिलीज वुड वांट के बच्चे उनके ही टाइप के फैमिली में शादी हो, अरेंज मैरिज हो बेसिकली। जी। जैसे कि सारे ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ में होता है कि आप अगर गुजराती हो तो आप गुजराती में ही शादी करें, तो ये रहता है। आई वॉज ऑल्सो ग्रो अप विद दैट माइंडसेट कि आपको अरेंज मैरिज इज़ प्रेफर्ड। ऐसा नहीं था कि आपको करनी ही पड़ेगी दबाव में आके, बट येस कि वी वुड प्रेफर इट। इट वॉज वेरी अनस्पोकन बट इट वॉज वेरी वेल अंडरस्टूड। पर किसी की शादी आउटसाइड रॉयल्टी हुई है? बहुत हुई है, बहुत होगी। बहुत हुई है, एंड देर एक्सेप्टेड। लाइक आई सेड, प्रेफरेंस रहता है। जैसे कि सारे इंडियन फैमिलीज में, ऑर्थोडॉक्स इंडियन फैमिलीज में जी। ये होता है कि आप अपने कम्युनिटी में शादी करें, तो वो हमेशा रहा ही है हमारे में। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आप किसी को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे करोगे एज अ इन लॉ? मतलब इन लॉ नहीं, जो भी सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ। हाँ, वैल्यूज पे। क्योंकि कि जो क्षत्रिय परिवार है, मैं क्षत्रिय बोल रही हूँ बिकॉज आई एम मैरिड टू मराठा। जी। मैं राजपूत हूँ, मेरे हस्बैंड मराठा हैं, तो क्षत्रिय परिवार में यूजुअली एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ट्रेडिशन और सर्विस होती है कि आप एक जो रिस्पेक्ट अपने दर्जे को देते हैं, योर पोजीशन, आप जो रिस्पेक्ट अपने समाज को देते हैं, अपने परंपरा को देते हैं, ये वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आई थिंक अगर यही वैल्यूज़ मुझे दूसरों में दिख रहे हैं, वो की डिसाइडिंग फैक्टर होगा। फॉर मी। सपोज अगेन हाइपोथेटिकली, अगर एक रॉयल ने आउट ऑफ रॉयल्टी से शादी कर ली, विल दैट रॉयल बी एबल टू अडेप्ट टू दैट लाइफ? मैं आपको सही बताऊं तो मुश्किल होता है। पैलेस में रहे हैं, बट जी। आपको एक जो एक प्रेम और आदर मिलता है लोगों से, यू गेट यूज टू दैट, हाउ यू ट्रीट ईच अदर, वो आपको शायद आउटसाइड ऑफ अ रॉयल हाउस होल्ड नहीं मिलेगा। So sometimes these are non-issues to begin with, जी। but I have seen these develop into issues when you in the long run. आप एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हाँ, कि आप शादी कर लेते हैं and you're very happy because as an individual I am in love with this person and I do not care for the status. मेरे को स्टेटस का, दर्जे का मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इस इंडिविजुअल से, इस इंसान से मुझे मोहब्बत है, मुझे इस इंसान के साथ रहना है। वेरी गुड। बट ये जो कभी कभी हमारे परंपरा है ना, इतने डीपली एंट्रेंच्ड होते हैं हमारे अंदर, हमारे जहन में इतने बैठे होते हैं कि जब वो परंपरा से हम हटते हैं तब हमें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारा सेंस ऑफ सेल्फ या पर्सनालिटी, आइडेंटिटी से हम हट गए हैं। और आई एम श्योर काफ़ी कम्युनिटीज़ में ये लगता होगा, बट ये मैंने थोड़ा नोटिस किया है। जो भी यंग रॉयल्स हैं, जी। जो भी जेन जी रॉयल्स हैं, जी, आप उनको किस नज़रिए से देखते हो? आई थिंक आज के रॉयल्स जो जेनजी हैं वो बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं, एंड आई मीन इट इन अ गुड वे। क्योंकि जब रॉयल्टी, जो 20-30 साल पहले जो यंगस्टर्स उभर के आ रहे थे रॉयल्टी, उनको इतना एक्सपोजर नहीं था जो आज रॉयल्टी को। क्योंकि इतना काम इन द लास्ट 40-50 सालों में रॉयल्टी पोस्ट इंडिपेंडेंस जो डगमगाया था वो अब स्टेबलाइज हो गया है। सो असमंजस जो रहती थी फ्यू जनरेशन्स पहले, वो अब कम है। और फिलैंथ्रोफी या समाज सेवा तो इनबिल्ट है राजवी परिवारों में। जी। बिकॉज आपने देखा ही है कि आपके प्रीवियस जनरेशन में क्या क्या काम हुआ है। मेरी जो संस्था है मानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय, इज वन ऑफ द अर्लिएस्ट सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। 1914 में खुली एक संस्था है। तो अगर मेरी बेटियां देख रही हैं कि ऐसी संस्था खोली गई थी उनकी परदादी के द्वारा, तो ये एक है आपका अनबिल्ड, बिकॉज आपका ये कल्चर रहा है। आपको कोई बोल नहीं रहा है करने को सोशल सर्विस, बट आपने देखा है, आपके खून में है और आपके आजू बाजू भी है, बिकॉज ये संस्थाएं अभी भी जीवित हैं। व्हेन यू आर अ रॉयल, सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? आई थिंक परसेप्शंस डील करना। लोगों को जो जब आपसे मिलते हैं, एक ऑलरेडी एक उनके पास एक छवि होती है आपके बारे में ये कि तो आप, ऐसे ही होंगे। हाँ, जैसे नॉर्मली एक फ्रेज होते हैं इंग्लिश में
कि दे गो अराउंड इन द बेस्ट सर्कल्स. तो जब बेस्ट सर्कल्स की बातें हो रही है, you're talking about high achievers, business families, sports, royalty. उस सर्कल्स में मेरा मानना ये है कि जब आप घूमते हो, और मुझे एक्सपोजर मिल जाता है शो की वजह से, जी, आप ऑफ कोर्स, तो टेक्निकली इवन आई बिल्कुल, एम रोमिंग हाँ अराउंड हाँ इन बेस्ट सर्कल्स, कुछ तो बदलता है. जी क्योंकि सारे के सारे लोग या तो एडुकेटेड होते हैं या तो बहुत हाई अचीवर्स होते हैं, जी और कुछ ना कुछ एनर्जी रब ऑफ हो जाती है. बिल्कुल. हाउ डू यू लुक एट दैट? मतलब डू यू फील कि बेस्ट सर्कल्स की वजह से एक पर्सनैलिटी थोड़ी सी बदल जाती है? बिल्कुल. कि- आई थिंक अगर आप लोगों से मिलते हैं, आप दो किस्म के लोगों से मिलते जी. हैं. आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो प्रभावशाली हैं, सक्सेसफुल हैं, या फिर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो जिनको मदद की ज़रूरत है. क्योंकि अगर मैं समाज सेवा में हूँ और एक रॉयल हूँ, मुझे दो प्रकार के लोग मिलते हैं. प्रभावशाली एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ हेल्प. तो आप ऑटोमेटिकली दोनों हिस्सों के सोसाइटी से आप जुड़ रहे हैं. सो आप वहाँ से रिसीव कर रहे हैं इंस्पिरेशन और दैट एनर्जी जो सक्सेसफुल हैं उनके फील्ड में, जो कैरिज्मेटिक हैं, जो इंस्पायरिंग हैं, और एट द सेम टाइम आप दर्दमंदों को भी मिल रहे हैं जिनको जो आपको लुकिंग अप टू यू फॉर गाइडेंस एंड लीडरशिप. तो एक बहुत ब्यूटीफुल एक सर्कुलर एनर्जी होती है इसमें. एक और सवाल है फिर से आपके महल के बारे में. वो जी लल्लन टॉप वाला वीडियो देखा था, जी बहुत सुंदर महल है, लाइक एवरीथिंग इन इट. पर मैं मानता हूँ कि अगर कोई भी आर्टिफैक्ट होता है, जैसे कि हमारे शेल्फ पर ये आर्टिफैक्ट्स है, कुछ कुछ प्लास्टिक के बने हुए हैं, जी पर फिर भी इस प्लास्टिक आर्टिफैक्ट में एक कॉन्शियसनेस होता है, मैं ये जी मानता हूँ. जी. पर जब हम एंटीक्स की बातें कर रहे हैं, मूर्तियां, तोप, हथियार, उनमें भी अलग कॉन्शियसनेस होता बिल्कुल. होगा, स्पेशली अगर मेटालिक ऑब्जेक्ट्स है तो. इतने सारे आर्टिफैक्ट्स जब घर में रहते हैं तो घर की एनर्जी बदल जाती है पूरी तरह से. हाँ, उसकी एक अलग ऊर्जा होती है. पुराने इमारतों की, पुराने घरों की एक अलग एनर्जी, ऊर्जा होती है. वो जो लोग आके उसमें रह गए हैं उनकी भी ऊर्जा होती है, और दूसरे जो इतनी चीज़ें सालों से सदियों से उन घरों में बसी हुई हैं, उनकी भी एक ऊर्जा होती है. तो हर घर में आपको एक अलग ऊर्जा महसूस होगी, और पुरानी इमारतों में तो बहुत ही होती है. और बचपन से आपने इन चीज़ों को देखा है, जी. पर अगर आप उसी महल में रह रहे हो तो एक्सपीरियंस बदल जाता. डू यू लुक एट इट डिफरेंटली? एनर्जी, ऊर्जा. जी. आई समटाइम्स क्वेश्चन कि बचपन से यू आर एक्सपोज टू दीज वेरी वेरी पावरफुल थिंग्स, डज दैट हैव अ रोल? हो सकता है. एक चीज़ का तो रोल ज़रूर है, इतिहास. इतिहास में इतने इंस्पायरिंग जो कैरेक्टर्स आपके किरदार रहे हैं आपके परिवार के, वो आपको इंस्पायर करते ही हैं. इट कीप्स यू ऑन ट्रैक. So more than the physical objects, it is the personalities and people in your ancestry which I think speak to you. And मैं मानती हूँ कि आपके आपके ancestors अभी भी आपका आशीर्वाद रहता है आपके साथ. आपके जो देवघर होते हैं, जो मंदिर पैलेसेस में होते हैं, और सभी पुराने गढ़ों में और महलों में एक देवस्थान, देव का स्थल होता ही है. तो वो भी बहुत ही ऊर्जादार होता है. दैट्स वेरी पावरफुल. तो वो जो एक सेवा होती है कि आप मंदिर में, मैं आपको बताऊं, जो आपका ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, जो केरला आपको में. जी, जो ट्रैवनकोर के महाराजा रोज जाके जो सेवा करते थे, वो अगर एक दिन नहीं जाते थे पूजा करने, तो वो एक फाइन भरते थे कि भगवान मैं आज नहीं आ सका. तो ये एक डिवोशन होता है परिवारों में, राजवी परिवारों में, अपने देव और कुलदेव की तरफ एक, या जो भी आपकी डेटी हैं, तो उसकी भी ऊर्जा है, उसका भी आशीर्वाद है. तो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, आपके जो देवी देवताओं हैं उनका आशीर्वाद है, वो घर में बसा है, क्योंकि आप सदियों से आप वो जारी रख रहे हैं. और जो आप कह रहे हैं वस्तुओं का भी एक ऊर्जा होती है. बट एक मेरे हिसाब से देयर इज़ अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट. आई नो कि Wow. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई मस्ट लुक आफ्टर देम, बिकॉज इट ये जो लेगेसी है, ये जो पास्ट ऑन एक
सभ्यता है, परंपरा है, वो मुझसे कहीं ज़्यादा बड़ी है। तो वो आदर वो और वो है मेरे को, वो उन चीज़ों के प्रति और वो परंपरा के प्रति, जो क्या वो रवि वर्मा की पेंटिंग हो या एक तलवार हो जो मेरे पूर्वजों ने यूज़ करी हो, तो वो रहता है वो एक। परंतु मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें मेरी नहीं है, they do not belong to me, or the palace does not belong to me, I belong to the palace. अगर आप हमारा रिलीजन स्पिरिचुअलिटी देखिए, हिंदुइज्म में यही तो है, यू हैव टू टेक इट लाइटली, आपका कुछ नहीं है। ये सब मतलब आपको एक दिन छोड़ के जाएगा। हाँ। फिर आपका इष्ट कौन है, इष्ट देव? हमारे खंडोबा हैं। मतलब आपके कुलदेव? जी। जब आप प्रार्थना कर रहे हो, आप क्या मांगते हो भगवान से? हेल्थ, स्वास्थ्य, परिवार के लिए सुखमय जीवन, शांति। आई टेल यू समथिंग रणवीर, जब आप ऐसे परिवार में होते हो ना, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इट इज नॉट फॉर एवरीवन, पर मैं ये कहना मेरे लिए, यू आर नॉट ट्राइंग टू प्रूव एनीथिंग कि मुझे ये ग्राफ दिखाना है ग्रोथ का, कि मुझे ये होंगे, आई एम नॉट सेइंग, पर मेरा ये मानना है, एंड इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट I have already received the love and validation of people, maybe unwarrantedly, undeservedly before, because of where my position. So I'm not seeking that. मतलब you know why I would say it's not unwarranted? मतलब past life theories की वजह से कि कुछ तो किया होगा आपकी सोल ने आपकी खुद की पास्ट की जर्नी में to be born into this life right now. But anyway, go on, ma'am. So इसलिए ये नहीं होता है कि आई मस्ट प्रोजेक्ट माई सेल्फ एज सक्सेसफुल. इट इज़ मोर अबाउट ग्रैटिट्यूड कि इतना मैंने रिसीव किया है, इतना प्रेम, इतना जीवन में इतना कुछ मिला है मुझे, मैं कैसे इसे वापस सर्विस में दूँ. क्या लोग आपके सामने कूल बनने की कोशिश करते हैं? हाँ, कभी कभी. क्या करते हैं, मतलब कैसे शो ऑफ करते हैं, खुद के अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं? हाँ, बट लोगों का ही ऐसा एक माइंडसेट होता है ना कि वी आर यूज टू बहुत ज़्यादा लग्जरी से आते हैं, कि बहुत ही हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी हमारी, कि तो उस हिसाब से वो थोड़ा कि वो दिखाएं कि हम भी कुछ हैं जी, हम आपके प्रेजेंस में रह सकते हैं. तो आप इन सिचुएशंस को कैच कर लेते हो क्योंकि जिंदगी भर आपने ऐसे सिचुएशंस देखे होंगे. जी. आपका क्या माइंडसेट रहता है? माइंडसेट यही है कि जो कंफर्टेबल है ना इन देयर ओन स्किन, वो कुछ ज़्यादा नहीं दिखाने की कोशिश करेंगे या बोलने की कोशिश करेंगे. जैसे कि मैं रतन टाटा जी से मिली थी, मोस्ट हम्बल पर्सन, आए हमारे कमरे में और कह रहे हैं कितनी अच्छी हाई सीलिंग्स हैं आपके घर में. तो वो जो सरलता उनमें दिखती है, और मेरे हस्बैंड और वो बैठ के कुत्तों की बातें कर रहे थे, मतलब नथिंग अबाउट की इंडस्ट्री एंड ये और वो. तो एक वो सरलता आती है क्योंकि यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन. सो वो स्थिरता मैंने देखी है लोगों में, जो अपने आप में ही काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट हैं. क्या आप कभी स्टार स्ट्रक हुए हो किसी को मिलकर, जहाँ आपकी एक फैन मोमेंट हो गई? दलाई लामा, ओहो हो, इतना फूट फूट के रोई हूँ ना मैं उनकी प्रेजेंस की वजह से. और मेरी बेटी पैदा हुई थी उस समय, और मैं उनसे मिलने गई. मैंने मेरा सर उनके चरणों पे रखा, और फिर मैं खड़ी हुई और मैंने कहा प्लीज़ ब्लेस माय डॉटर, और उन्होंने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा और मेरे को एक विंक किया और कहा डन. तो इट वाज एकदम उन्होंने इतना स्वीटली उस इंटेंस मोमेंट को एक्नॉलेज भी किया और उसको एक लाइटनेस भी दिया. बहुत खूबसूरती से. जिस तरह से हिंदू धर्म में कृष्णा विष्णु अवतार माने जाते हैं, जी. उसी तरह टिबेटन बुद्धिस्ट धर्म में दलाई लामा अवलोकितेश्वर भगवान के अवतार माने जाते हैं. जो मेरे ख्याल से अवलोकितेश्वर हिंदुइज्म में एक इक्विवेलेंट नहीं है उनका, जी. पर
जब मैंने एक पालगा रिम्पोचे नाम के एक बुद्धिस्ट लीडर से अवलुप्तकेश्वर के बारे में पूछा, उन्होंने कहा अवलुप्तकेश्वर कंपैशन के एक रूप है, जी, जी। एंड दैट इज द दलाई लामा, कि वो कंपैशन इन ह्यूमन फॉर्म है, दिव्य आत्मा है। बिल्कुल, पर एक दिव्य आत्मा के प्रेजेंस में आकर क्या फील होता है? कि आप रत्ती भर नहीं हो, हम्म। पर वो जीवन आपको कई मौके देता है जब आप रियलाइज करते हो आप रत्ती भर नहीं हो। जैसे कि नेचर में जब अब आप किसी जंगल में होते हो, आप विशाल वृक्ष के नीचे होते हो, क्या हो आप कि आप समुद्र के सामने होते हो, आपको जो होराइजन नहीं दिख रहा है, क्या हो आप? सो वही मोमेंट इतना एक्सपेंसिव हो जाता है जब आप महसूस करते हैं रत्ती, तभी आपका ऐसा एक्सपेंशन होता है हार्ट का एंड यूनिवर्स का। देन यू आर एबल टू लुक बियॉन्ड योर आइडेंटिटी। कैसा लग रहा है मुंबई जब आप यहाँ आते हो, ऐसी लाइफ देखते हो? मुझे मुंबई की एनर्जी बहुत पसंद है। एक तो दरिया है, मुझे दरिया बहुत पसंद है, और यहाँ के लोग में एक ऊर्जा है, एक वार्मथ है जो आपको सब जगह देखने को नहीं मिलती है। देयर इज़ सब अपने ऑफ कोर्स मशरूफ़ हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन एक सेंस ऑफ कम्युनिटी भी है, दिखती है आपको मुंबई में। और मेरे को एनर्जी बहुत पसंद है शहर की। Okay. आप बॉलीवुड के लोगों से मिलो? मिली हूँ। आ, वो आपके साथ कैसे पेश आते हैं? नॉट, आई नो यू कैंट जनरलाइज, हर कोई अलग होता है। अगर आप मेरे को किसी एक शख्स के बारे में पूछेंगे, एक पर्सनैलिटी के बारे में पूछेंगे, तो मेरा इंटरेक्शन रेखा जी के साथ बहुत ही बेहतरीन और टचिंग रहा है। कि वो सामने से आई हैं मुझसे बात करने, और उनका बड़प्पन देखिए, शी सो आर्टिकुलेट, इतनी खूबसूरत हैं वो, उनकी शख्सियत ही एक ऐसी ब्यूटीफुल एक्सेप्शनल है कि वो इतनी विनम्रता से आके उन्होंने मुझसे बात की और कहा कि वो मेरे बारे में जानती हैं और मेरे काम के बारे में जानती हैं, और कि वो किसी भी तरीके से अगर उसका हिस्सा बन सकें या उसमें कुछ अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकें तो वो देना चाहेंगी। तो इतना खूबसूरत वो एक इंटरेक्शन, और उनके बाद मैं मिली हूँ कई बार, और हमेशा उन्होंने इतना प्रेम आदर दिया है मुझे और मेरे परिवार को कि बहुत खूबसूरत। अब हमें लगता है कि अगर आप एक इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे एक परसेप्शन है आपके बारे में कि आप बहुत ही मशहूर हैं और सक्सेसफुल हैं, तो आप एक अहंकार होगा आप में, एक अकड़ और घमंड होगा। पर नहीं, आई थिंक देयर इज़ अ रीज़न व्हाई दे आर सो सक्सेसफुल। दे आर क्रिएटिव, बट दे ऑल्सो रिसीव एंड गिव इनक्रेडिबल लव एंड एनर्जी। आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था? ओह! मैं बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया होगा हुँ। आपने। बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, बट ऑफ कोर्स बर्थ ऑफ माय चिल्ड्रन बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं। आई थिंक नेचर में मेरे बहुत बहुत खूबसूरत प्रकृति में मैंने बहुत कुछ महसूस किया है जो आध्यात्मिक मेरे हिसाब से है। और खुशी के पल तो कितने, आई मीन देयर आर सो मेनी एक्सपेंसिव मोमेंट्स इन लाइफ, यू हैव टू बी एबल टू एक्नॉलेज इट व्हेन यू फील इट, यू नो। सबसे सुंदर जगह लाइफ में कौन सी देखी है आपने? एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका गए हो? जी। ओके। ओके, आप स्टार्ट टू फिनिश इसके बारे में बता सकते हो? आई थिंक मैं 2013 में गई थी मेरे फादर और बहन के साथ। हमारा 18 दिन का क्रूज था टू एंटार्क्टिका, प्रॉपर एंटार्क्टिका, नॉट जस्ट टचिंग द टिप। और उशवैया विच इज़ द सदर्न मोस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, अर्जेंटीना में? अर्जेंटीना में, जी। वहाँ से शिप सेल होती है और ड्रेक्स पैसेज से होके जाती है, जहाँ पे बहुत ही सी कैन बी क्वाइट रफ। बट वहाँ से हम गए थे फॉकलैंड आइलैंड्स, और वहाँ से साउथ जॉर्जिया, जहाँ पे वेयर यू हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सील्स एंड पेंगुइन्स, वाइल्ड लाइफ बहुत दिखती है आपको। ड्रेक्स पैसेज में डर नहीं लगता?
आई लव द सी। तो मेरे को, बट आई नो लॉट ऑफ पीपल काफ़ी सी सिक फील करते हैं, बट मुझे तो बहुत पसंद है दरिया और सी में रहना। तो आई एम अ कैंसेरियन, केकड़ा हूँ मैं, सो पर वो कुछ एक अलग ही दुनिया है, पूरी सफ़ेद एकदम। इंसान वहां तक पहुंचे नहीं है, हाँ, और कभी पहुंचे थे भी नहीं। और ना पहुँचे तो पर मतलब आपने दुनिया को देखा है, तो ये जगह क्यों? एकांत है, एक वहाँ पे प्रकृति दिखती है आपको, वहाँ पे एक एनर्जी है जहाँ पे इंसान नहीं है ना, वो एक प्योरिटी ऑफ एनर्जी वहाँ पे, कुदरत है, प्रकृति है, खुदा है, ऐसा महसूस होता है। वहाँ पे आप अपने विचार सुन सकते हैं, यू नो, यू कैन हियर योर इनर वॉइस। आप में बदला क्या अंटार्कटिका की वजह से? बहुत ही, आई रिमेंबर राइटिंग एन ईमेल टू माय हस्बैंड एंड माय ब्रदर इन लॉ कि योर वाइव्स हैव कम बैक चेंज्ड, क्योंकि एक एकदम प्योर एनर्जी का एक एहसास आया था। एक तो मेरे फादर के साथ हमारा ट्रिप था, तो इट वाज वेरी नाइस, जस्ट फादर एंड डॉटर्स। इट्स ऑलवेज हमारी मदर हमारे साथ होती है, एंड शी इज सच अ सेंट्रल फिगर इन आवर लाइव्स, कि दिस वाज अ रीबॉन्डिंग जस्ट, यू नो, फादर एंड डॉटर्स। और सो एक वो सेल्फ डिस्कवरी था, और एक डिस्कवरी ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। और आपको सीरियसली आप लगता है आप कितने असामान्य हो। आई मीन, यू आर जस्ट नथिंग in the scheme of things, you know, we give ourselves so much importance। हम इतनी अहमियत देते हैं अपने आप को लोगों की ज़िंदगी में, और आप वहाँ जाते हो और आप देखते हो कि ये है ज़िंदगी, वेर यू आर जस्ट, यू नो, यू आर ऑलमोस्ट जेलिस ऑफ द पेंगुइन, कि वो नेचर में एकांत में है, उसको कोई फिक्र नहीं है, उसको कोई भागा दौड़ी नहीं है जीवन में। एंड तो आप एकदम ऐसे डिटैच हो जाते हो। सो देयर इज, because there's no concrete, there's no man-made structure or energy. It's almost like a weaning of everything that is created by us। और फिर उससे आप वापस जब आप वापस आ रहे होते हो टू मैन, इट वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा रुक के, यू नो, यू डोंट वांट टू टच लैंड एंड गो बैक इनटू दैट लाइफ। इट्स लाइक आप मेडिटेशन कैंप से आप वापस जाओ, और आप समटाइम्स you want to go back in slowly। ये ऑब्वियसली समर में हुआ था। एक्चुअली फरवरी में था उनके लिए, समर, उनके लिए सादर्न summer। हेमिस्फीयर। फिर भी ठंड बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल, कितनी ठंड थी? माइनस में थे हम, आई डोंट नो, -15। बट अनकंफर्टेबल? जब आप बाहर जाओ तो यू कुडंट फील योर नोज, बट मैंने तो पोलर डिप लिया। मतलब आप पानी में गए? हाँ, आई टुक डिप इन इट, प्लंज, पोलर प्लंज। क्यों? और मैंने सुना कि आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट, एट दैट टाइम वन ऑफ द ओनली women, Indian women, to do the polar plunge at that time। तो 10-11 साल हो गए, आई होप देयर मे बी अदर्स टू, बट क्या एक्सपीरियंस है वो। ये सबसे बेस्ट लाइफ एक्सपीरियंस है आपका? हाँ, बिल्कुल अलग, यूनिक। जब मैं पानी से बाहर निकली, पहले तो आप कूद जाते हो, फिर आप स्विम करने लगते हो, फिर आपकी बॉडी पार्ट्स अकड़ने लगते हैं, आपकी हड्डियां जकड़ जाती हैं। तो यू, आपको एक एफर्ट लगता है। इमीडिएटली व्हेन यू जंप इन, आपका बॉडी शॉक में चला जाता है, तो आपको फील नहीं होता। फिर सडनली आपको वो ठंड एकदम बोन्स में फील होती है। तब तक आप स्विम कर चुके हो काफ़ी, फिर वो वापस आते हुए आपको इट्स लाइक एवरी स्टेप इज। बट आप पानी से निकली मैं, और उन्होंने मेरे को एक ब्रांडी का शॉट दिया, एंड मेडिकल डॉक्टर थे उधर, तो आपको चेक करते हैं आपके वाइटल्स एट यू ओके। और फिर आपको फील ही नहीं हो रहा है, एक तो आपका एड्रेनलिन रश हो रहा है, एंड उस ठंड से निकल के आपको, इवन दो यू आर इन द ओपन, आपको ठंड ही नहीं लग रही है, बिकॉज योर बॉडी इज नम विद द थिंग, विद द कोल्ड। सो इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये मेरे लिए एक ट्रैवल बकेट लिस्ट में बिल्कुल आ करिएगा चुका आप है, जरूर। एंटार्क्टिका। और कौन सी क्रेजी जगह देखी है? क्रेजी तो क्या, बट स्पिरिचुअल जगह है माचू पिचू। पेरू में? जी आप गए हो? जी ओके। कहते हैं कि वहाँ भी उनका जो धर्म होता है, जी शामनिज्म, जी, सनातन धर्म से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वहाँ पे भी। अगर आप देखेंगे, जैसे आप कह रहे हैं ना दैट यू कंपेयरिंग इट टू इंडिया,
आप पीक्स देखेंगे तो आपका पेरू में माचू पिचू है या आपका कैलाश मानसरोवर है, तो दे आर द एनर्जी सेंटर्स। सेंटर्स, एंशंट सिविलाइजेशन, एंशंट स्पिरिचुअल रिपोजिटरीज तो है। और क्या वहाँ पे एक एनर्जी है, अलग ही एनर्जी है, बहुत ही सीरीन और स्पिरिचुअल बट नेचर से कनेक्टेड। आप हिमालय में घूमे हो? ट्रैवल किया है। उससे अलग है माचू पिचू? है, अलग है। अलग है। के वहाँ क्या बदला? वो अभी भी एक नेचर और हिस्ट्री का एक अमेल्गमेशन है, क्योंकि वो एक हिस्टोरिक साइट है, पर उस इट इज़ सराउंडेड इन नेचर। वहाँ पे ओवर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हमारे इंडिया में सब कुछ डेवलप हो गया। आप स्पिरिचुअल जगह भी जाएंगे तो वहाँ आपके मैगी के स्टॉल्स हैं ना, चाय मैगी सब जगह मिलेगी आपको। तो वो आपको थोड़ा वो केंद्रित नहीं रखता है, पर वहाँ पे एक एनर्जी ऐसी है कि everyone acknowledges it. There is an inner wisdom in that place. कूस्को भी एक बहुत खूबसूरत जगह है पेरू में, और एक बहुत बहुत खूबसूरत एक अलग ही एनर्जी है कि एक एंशंट विजडम की एनर्जी है विच इज़ रूटेड इन नेचर, नॉट नेसेसरली इन अ गॉड बट स्पिरिचुअलिटी थ्रू नेचर। आप अभी भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो? वेल, पढ़ना आजकल कम हो गया, बट इंटरेस्ट ज़रूर है, दिलचस्पी है। आपकी शादी के बाद आपने अपने हस्बैंड के फैमिली की हिस्ट्री में डीप डाइव करी? जी बिल्कुल, शादी के बाद ज़्यादा करी। शादी के पहले एक अरेंज मैरिज है हमारी, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे ज़्यादा कुछ हिस्ट्री के बारे में या बड़ौदा की अहमियत के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उनका मानना था कि मैं शादी करूं तो मुझे मेरे हस्बैंड, मेरा लड़का और परिवार पसंद आना चाहिए। उन दिनों तो गूगल या कुछ इंटरनेट हुआ नहीं करता था, 22 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं था कि मैं गूगल करके पता कर सकती थी कि कितना बड़ा महल है, कि क्या हिस्ट्री है। पर सो उन्होंने अंडर प्ले किया था मेरे पेरेंट्स ने कि आप लड़के को देखो, आपको पसंद आता है, परिवार से मिलो। शादी के बाद ऑल्सो हम वो मराठा हैं, मैं राजपूत हूँ। तो टू अंडरस्टैंड माई फैमिली आई डिड गो इनटू, मैंने रीडिंग करी, मैंने काफ़ी रिसर्च किया मराठास पे? जी, और मेरे परिवार की फैमिली हिस्ट्री पे और डिफरेंट पहलू, कंट्रीब्यूशन गायकवाड़ परिवार का क्या रहा है हिंदुस्तान के प्रति, तो वो सब रिसर्च काफ़ी करा मैंने। ज्वेलरी पे रिसर्च किया है, टेक्सटाइल्स पे रिसर्च किया है। आप मराठास के बारे में क्या जाने हो इन दीज 22 years? आप भी मराठा हो अभी? जी, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि औरतों को इक्वल दर्जा देते हैं मराठा परिवार, जो मैंने हमेशा राजपूतों में नहीं देखा है, क्योंकि आई ग्रो अप इन अ राजपूत फैमिली एंड दैट वाज द नॉर्म। बट जब मेरी शादी हुई आई रियलाइज वीमेन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस इन माई हाउस, ऑफ कोर्स एक्सेप्शनली सो, बट इवन अदरवाइज मराठा कम्युनिटी में औरतों का एक दर्जा है, और बहुत ही प्रैक्टिकल लोग हैं मराठा, कि वो रस्मों रिवाजों में पिसते नहीं हैं कि अब इतना देना है या इतना दिखावा करना है। वेरी प्रैक्टिकल पीपल, काफ़ी कम्युनिटीज़ में आप पिस जाते हो दिखाते हुए। लाइक मेरी शादी के टाइम माई इन लॉज और लाइक हम इक्वल, जितना भी कर सकते हैं इट विल बी शेयर्ड एक्सपेंसेस, सो वो आपको इंडिया में नहीं देखने को मिलता है। आप इट्स ऑलवेज कि लड़की का परिवार ही, एंड मराठा में भी होता है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट माय फैमिली वाज कि नहीं ऐसा, लेट इट हैज़ टू बी प्रैक्टिकल, इट हैज़ टू बी, एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट कि बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग है। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट माई डॉटर्स आर रेज्ड इन सच अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट। एक तो बड़ौदा शहर भी बहुत प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है। प्लस आई एम श्योर कि आपने उन दोनों को बेस्ट ऑफ मराठा वर्ल्ड और बेस्ट ऑफ राजपूत वर्ल्ड के बारे में सिखाया। हाँ हाँ। आपके पूरे महल में आपकी फेवरेट जगह